हेलो बच्चों, स्वागत है आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय जीत सर। तो कल पहले पार्ट में मैंने आपको निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल में वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया था। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। इसमें से ज़्यादातर 6 नंबर, पहला जो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है वो 6 नंबर वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है वो 6 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें से 2 नंबर के लगभग 2 सवाल और 2 विकल्प टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब कल यानी पिछली क्लास में हमने विकल्प टाइप के सभी 5 क्वेश्चनों को हल करा दिया था। आज हम डिटेल में कुछ सवालों को पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से हम देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने कल बताया था, अब इसको डिटेल में करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। में इसको अलग अलग इसके फैक्टराइजेशन करके देख लेते सिंपल। तो 135 में भाग जाएगा 3 का भाग देंगे 13 में, तो 3 चौक 12 बचेगा 1, तो 5 का अंक 1 लग गया तो हो गया 15, 3 5 15। अब 3 का भाग पुनः फिर देंगे तो यहाँ आएगा 3 का 3 बचेगा 1, 3 5 15। फिर से हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। अब हम ये 225 के भी इसी प्रकार से फैक्टर याद कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे तो हमें देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो अगला अंक हम भाज्य अभाज्य संख्या 3 से चेक करेंगे। तो इसके लिए अंकों का योग करके देख लेते हैं। जैसे 2 + 2 + 5 यानी होता है 9। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 बचेगा 1, 5 का अंक लग जाए 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 135 का हमारे जो फैक्टर 135 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 × 3 × 3 × 5। और 225 का हमें फैक्टर ज्ञात हुआ है 3 × 3 × 5 × 5। तो हम देखेंगे कि इसमें 3 की एक जोड़ी बन रही है, 3 की पुनः फिर जोड़ी बन रही है। अब इस 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, और इन 5 की भी जोड़ी बन रही है। तो जितनी जोड़ी बन रही है तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135, 225 का एचसीएफ होगा, जो जोड़ी बन रही है उसको लिख देंगे 3 × 3 × 5। अब हम इसको हल करें 3 × 9 और 9 × 5 = 45। यह इसका आंसर होगा। हम क्या लिख देंगे? आंसर। इस तरीके से 6वें सवाल को हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर का सवाल है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये बिल्कुल इस तरीके के सवाल बहुत सरल रहते हैं और हम इन्हें जल्दी से हल भी कर सकते हैं। तो 140 का गुणनखंड, तो 140 के गुणनखंड के लिए हमें क्या करेंगे? इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। सम संख्या है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार और 0। फिर 2 का भाग फिर देंगे, फिर जाएगा भाग 7 में 2 का भाग देंगे 3 बार,
हासिल आएगी 1, 0 का अंक 1 लगेगा 10 हो जाएगा, तो 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार, और फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार, और 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार। इस तरीके से हम लिख पाएंगे 140 के फैक्टर, 140 को फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर घात के रूप में लिखना चाहो तो घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 2 बार लिखा तो 2 की घात 2, 5 गुणा 7, यही आप उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर का हमारा है संख्या 156 को, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इसको भी हम इसके भी गुणनखंड लिख देंगे। 156 के गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। सिंपल है, दो सम संख्या तो 2 से भाग देंगे। जब 2 का भाग हम किसी में देते हैं तो उसको वो संख्याओं को वो आधा कर देता है, यानी बराबर 2 भागों में बांटेगा। तो 2 का भाग 15 में देंगे, 7 बार जाएगा, 2 7 14, बच्चा 1, 2 8 16। अब हम 2 का भाग फिर देंगे तो 78 का आधा कर देगा, 2 3 6, बच्चा 1, 2 9 18। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकन 3, 3 3 9। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकन 13, यानी 156 को भी हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और इसको भी घात के रूप में लिख दीजिए, 2 की घात 2, 3 गुणा 13, ये हमारा हुआ आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 300 यानी 3825, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम इसमें पता करेंगे, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से भाग उन्हीं अंकों में, उन्हीं संख्याओं में जाता है जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिनके अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होते हैं उनमें 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 3 से पता करते हैं, तो 3 का भी अंक जोड़ के देख लेते हैं, 3 + 8 + 2 + 5, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 का डिवाइड करते हो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बच्चा 1, बच्चा 2, तो 22 हो गया, 3 7 21, बच्चा 1, 3 5 15। अब 3 से डिवाइड फिर चला जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 7 10 15 हो रहा है। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से फिर जाएगा भाग, नहीं जाएगा, क्योंकि अब 11 हो रहा है, लेकिन अंतिम अंक 5 है, तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, बचा 2 5 25, 5 से फिर भाग देंगे, 5 5, बचा 3 35 हो गया, 5 7 35, और फिर 17 का भाग 17 में देंगे, क्योंकि 17 अभाज्य है, तो उससे स्वयं और एक के अलावा इसका किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 3825 बराबर होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3825 का घातों के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 और गुणा 17 आंसर। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर 10वें नंबर के सवाल पे बढ़ते हैं। तो हम 10वें सवाल को हल करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है संख्याओं 5 और 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करें। तो क्या करेंगे, हल 5, 15 को फैक्टर विधि से हल करेंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला हम 3 से दें। 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिखेंगे, 15 भाग चला जाएगा, 5 बार तो हम लिखेंगे 5।
अब 5 का भाग दें तो एक बार चला जाएगा, यानी LCM 5,15 बराबर होगा 3 गुणा 5 बराबर 15। आंसर इसका उत्तर होगा 15। तो अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर का सवाल है हमारा, SCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एक सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें बताया था, कल भी मैंने बताया था पिछली क्लास में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ऑफ 306, 657। और इसे ज्ञात करना है तो हम इसे ऐसे करेंगे, 306 गुणा 657 बटे HCF 9। तो 9 का हम डिवाइड कर लेंगे। 9 का डिवाइड इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, लेकिन हम इसमें भाग देंगे तो हमें थोड़ा गुणा करने में सरल रहेगा। तो 9 सत्ते होगा यहाँ 63, बचेगा 2, 9 तिया 27। अब हम यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इनका गुणा करेंगे, 306 गुणा 73, तो इसका गुणा आएगा 22338। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल है हमारा, संख्याओं 4 के घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसके लिए हमें पहले भाज्य के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य होता क्या है। तो हम जानेंगे कि भाज्य क्या होता है। भाज्य हम जानते ऐसी संख्या जिसका स्वयं व एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भाग जाता हो, जैसे 4। तो 4 को हम पता करेंगे, 4 का फैक्टराइजेशन 2 भी होता है। एक तो होगा ही सबका, 2 होगा, 4 होगा, यानी एक और स्वयं और एक के अलावा अन्य फैक्टर भी इसमें है। तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। तो ऐसे है। अब हम इस सवाल को हल करते तो हमें ध्यान रखना होगा कि 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 4 घात n का अंक शून्य 0 पर
समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए 2,5 का एक गुणनखंड का एक होने के लिए 2 और 5 गुणनखंड होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, लेकिन 4 घात n का गुणनखंड 2 गुणा 2 n के रूप में होगा। इसलिए 4 घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। इस तरीके से हम कथन लिखेंगे और ये ज़्यादातर परीक्षा में 2 या नंबर का पूछा जाता है। अब हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर का। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा, अब हम 13 नंबर के में करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ 12वें सवाल में। मैंने पहले इसलिए भाज्य बताया कि 13वीं में ये पूछा जाएगा। तो हमें भाज्य के बारे में पता है कि भाज्य क्या होता है। भाज्य वे संख्या होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड भी होना चाहिए, तो वह भाज्य होता है। तो हम इसको देखेंगे कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ हमने पाया कि इसमें 2 पद हैं, दोनों में 13 शामिल है। तो जब हम 13 कॉमन लेंगे तो हमें 7 गुणा 11 और प्लस 1 प्राप्त होगा। यहाँ देखेंगे कि 13 गुणा, यहाँ होगा 13 11 से 77 1 78, 13 गुणा 78, जहाँ 13 गुणा 13 गुणा इसका क्या फैक्टर होगा। तो इसमें हम पाते हैं कि तो हम लिख सकते हैं कि दी हुई संख्याएं भाज्य है, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य है, क्योंकि इसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य गुणज भी है, अन्य गुणज है, अन्य गुणनखंड है, गुणक है। इसी प्रकार जब हम हल करेंगे तो इतना तो हल हो गया, इसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। इसी प्रकार आगे इस सवाल को हम देखेंगे। तो इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो हम पाते हैं कि दोनों पदों में 5, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1।
तो यहाँ भी हम पाएंगे कि भाज्य है, दी हुई संख्या भाज्य है, दी हुई संख्या भाज्य है, क्योंकि संख्या का स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। इस तरीके से सवाल को हम कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के सवाल पे। 14 नंबर का सवाल हमारा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 96 का अलग फैक्टर कर लेंगे और 404 का अलग से फैक्टर कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 में देंगे 4, 9 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, बच्चे का 1 16 हो जाएगा। जब 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 बार। अब 2 का भाग हम फिर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 24, यहाँ 2 का भाग फिर देंगे तो 12, और 2 का भाग यहाँ फिर देंगे तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 3 बार, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। इसी प्रकार से यहाँ देंगे 2 का भाग 2 देंगे 2 0 2, 2 का भाग देंगे 1 0 1, और 101 में 101 का देंगे तो हो जाएगा 1। तो हम देखते हैं 96 का गुणज होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार, 2 गुणा 3, और 404 का फैक्टर होगा 2 गुणा 2 गुणा 1 0 1, यानी 101। तो एलसीएम जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो जोड़ी देखते हैं, 1 2 की जोड़ी बन गई, फिर 2 की जोड़ी बन गई, और कोई जोड़ी बन रही नहीं बन रही, तो एचसीएफ होगा 2 गुणा 2 यानी 4। और एलसीएम में क्या करते हैं, इसी में से अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम जो जोड़ी है उसे तो लिखेंगे ही एक बार, और उसके बाद जो भी शेष बच रहा है उन्हें भी लिख देंगे जोड़ी के अलावा, जिससे 2 2 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। अब हम इनका सबका गुणा कर लेंगे, तो गुणा इसका हमारा आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 96, 96 का 101 से गुणा करेंगे तो देखिए 96 1 96, हासिलाई 9, 0 से करें तो 96 का 9, फिर 96 का गुणा 1 से करें तो 96 का 96। इस तरीके से हमारा एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से हम अपने 14 सवाल को हल कर सकते हैं, और बहुत सरल रहता है इन तरीके के सवाल हल करना, और 6 नंबर का आता है जो पेपर में हमें बहुत हेल्प मिलती है इससे। अब हम 15 नंबर के सवाल को हल करेंगे, जिसमें पूछा गया है संख्याओं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 96 और 91 का हम पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का भाग देंगे 13 में 1 बार। इसी प्रकार से इसमें तो 91 है, 7 से भाग चला जाएगा, 7 से भाग जाएगा 13 बार, और 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार। तो हम 26 के हमें फैक्टर मिले 2 गुणा 13, और 91 का फैक्टर हमें मिला 7 गुणा 13। जो जोड़ी मिल रही है वो उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 26 91 बराबर होगा 13, और एलसीएम
26 91 बराबर होगा 26 91 का एलसीएम होगा। एक तो जोड़ी तो लेंगे ही, इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो दोनों के लिख देंगे। 2 और 7, 2 और 7। तो यहाँ हम पाएंगे 13 दूनी 26 और 26 सत्य हमारा होगा 26 सत्य होगा 182। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। अब हमें इसमें जांच के लिए भी बोला है तो हम पता कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल पहले निकालेंगे 26 गुणा 91 और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम आया हमारा 13 और एचसीएफ आया 182। तो हम गुणा करके पता कर लेंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसका गुणा करेंगे हम 26 गुणा 91। 26 गुणा 91 होगा आपका 26 का 26 की 6 यानी 236। कितना होगा 236। ऐसे यहाँ करके देख रहे हैं 13 दूनी 223 66। ऐसे गुणा 13 दूनी 26 और यहाँ भी इतना ही हो जाएगा 23 66। इस तरीके से अतः लिख देंगे। अतः दो संख्याओं की यानी यही लाइन यहाँ लिख देंगे। इस लाइन को हम यहाँ हम लिख देंगे यहाँ, और इस तरीके से भी हम कर लेंगे। इस प्रकार अब आते हैं गृहकार। गृहकार आप लोग हल करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या होगा अगर आप कमेंट में हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करें तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भेजूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।